हाँ, तो मैं ये कहता आज हम उसको समराइज करेंगे जो हमने कल तक पढ़ा था। और लिंक की जो बात है, मैंने बताया कि यूट्यूब का जो लिंक है अभी हमने ऑफ नहीं किया है। आप उससे जब तक हम अगर जैसे ही हम कोर्स को डालते हैं तभी हम यूट्यूब का लिंक ऑफ करते हैं। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे भी काम चला लिया कीजिए। चलो, तो हमने क्रेडिट रिस्क में सबसे पहले बात हमारी हुई थी कि कितनी स्टेजेस होती हैं। हमने पढ़ा था ना स्टेजेस, स्टेजेस की बात हुई थी। स्टेज, तो स्टेजेस में हमारे सबसे पहले हमने क्या किया था, तीन आइटमों को लिया था। कौन से तीन आइटमों को लिया था, कोई याद कराएगा हमको? तीन आइटम कौन से लिए थे पहले स्टेज में? बोलिए, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बेसल तब तक? बेसल के 3 पिलर्स। नहीं नहीं, वो चीज नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट रिस्क के 5 स्टेजेस, जिसमें हम RWA कन्वर्ट कर रहे थे। वो एक तो सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन फंड बेस में, फिर वेरी अनवेल्ड, गुड, फिर एक वेरी आउटस्टैंडिंग। गुड, अवेड और बिल्कुल। फुल्ली अवेड। इन चीजों को किया था हमने। और उसका हमारा टेक्निकल नेम क्या था? एडजस्टेड, डिटरमाइन एक्सपोजर। एडजस्टेड एक्सपोजर था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने हेयर कट भी किया। हेयर कट में हमने बोला नेट एक्सपोजर की बात करी। मुझे वो पेज खोलने दीजिए जहां पे वो सारी चीजें थी। आप लोग भी अपनी बुक में खोल लीजिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करिए कि आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट मत बनिए। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बुक को फाइव पलटना है, स्टेज। बुक में कहाँ है वो चीज, एकदम से पलट के निकल के आनी चाहिए आपको। लेट सम अप के बाद में क्रेडिट उसमें था। 272 पेज। हाँ, आप लोग ये जो पेज बता रहे हैं उसमें खोलिए। मेरा इसमें इसमें स्लाइड्स अलग है ना, इसमें पेज का अलग चक्कर है। सर कौन सा पेज बता रहे हैं सर? 272 में है वो 5। इसके आगे है ना, ये है। ये 5 स्टेजेस हैं हमारी, ये 5 स्टेजेस हैं ये वाली। और 5 स्टेजेस हैं क्या? RWA को डिटरमाइन करने की। तो इसमें हमने, देखो पहला तो हमने डिटरमाइनिंग एडजस्टेड एक्सपोजर। एडजस्टेड एक्सपोजर की बात अगर हम करें तो उसमें हमने ऑन बैलेंस शीट, ठीक है, और ऑन बैलेंस शीट का कौन सा, अनअवेल्ड पोर्शन, अनअवेल्ड। और ऑफ बैलेंस शीट। ये तीन चीज किया था जो आपका न्यूमेरिकल कराया था बुक वाला। ठीक है, उसके बाद हमने किया डिटरमाइनिंग अलाउेबल रिडक्शन, ये कल हमने किया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं डिटरमाइनिंग एप्लीकेबल रिस्क वेट। यानी जब हमने एक्सपोजर को एडजस्ट कर लिया तो हम लोग उसके बाद रिस्क वेट निकाल रहे थे ना। और जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें हेयर कट के बाद ही इस रिस्क वेट का, जो हमने 5 क्वेश्चन किए थे जो सर्कुलर से किए थे हमने, जिसमें फॉरेक्स फॉरेन करेंसी मिसमैच था, ध्यान आ रहा कुछ? ये हाँ, सही उसमें है सर। सबसे नीचे रिस्क वेट लिखा हुआ था। तो जब हम्म। आपका एक्सपोजर एडजस्ट हो जाए तो उसके बाद रिस्क वेट लगाना है। ठीक है, फिर डिटरमाइनिंग RWA फॉर एक्सपोजर और कंसोलिडेशन ऑफ RWA फॉर ऑल एक्सपोजर। तो आज हम इन दो चीजों, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, इसको कंक्लूड करेंगे। तो अगर हमने इन तीनों को कंक्लूड कर लिया तो हमारी 5 स्टेजेस किससे रिगार्डिंग, क्रेडिट रिस्क से आर डब्ल्यू। रिगार्डिंग, यस सर। RW क्रेडिट रिस्क RWA से रिगार्डिंग वो कंप्लीट हो जाएंगी।
ये हमारा पहला वाला चल रहा है, ठीक है। पहला वाला जैसे ही खत्म हुआ था तो हमने ये शुरू किया था दूसरा वाला, इसका नाम हेयर कट, जो हमने कल किया था। फिर उसके बाद हम आए थर्ड पे। ये थर्ड पे आए कि हमें किसी भी लोन या एक्सपोजर पर रिस्क वेट निकालने के लिए कौन से पॉइंट ध्यान में रखने। तो कौन से पॉइंट ध्यान में रखने कि जो भी आपका एक्सपोजर है, आपको ये देखना है कि वो एक्सपोजर स्टैंडर्ड एसेट है या एनपीए। अब तो इस स्टैंडर्ड एसेट में दो कैटेगरी नहीं है। स्टैंडर्ड एसेट वेयर रिस्क वेट असाइंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेटिंग, और दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन रेटिंग। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। आपने किसी को टर्म लोन दिया 50 लाख का, किसी को टर्म लोन दिया 500 करोड़ का, इसमें से किसके लिए रेटिंग मस्ट है? 500 करोड़। 500 करोड़ के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपने किसी को हाउसिंग लोन दे दिया 50 लाख का, तो उसके लिए रेटिंग मस्ट नहीं है। नहीं है। रेटिंग के लिए शायद क्राइटेरिया 5 करोड़ एंड अबव के लिए है, ठीक है। अब 5 करोड़ से नीचे वाला अगर आपको रेटिंग लाके देता है और उसकी ट्रिपल ए रेटिंग है, तो क्या आप उसे कंसीडर करेंगे? करेंगे। कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि आपके बैंक में रेटिंग बेस्ड भी लोन होते हैं। जो लोग अपना रेटिंग करा के लाते हैं कंपनियों से, उनका रेट अगर रेटिंग अच्छा है तो उसको अच्छा रेट देते हैं आप। ये सिबिल की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, रेटिंग एजेंसी की सिबिल बात। अलग चीज है। सिबिल जो है क्रेडिट स्कोर देता है, और जो रेटिंग एजेंसी है ओवरऑल कंपनी की रेटिंग देती है, और कंपनी की रेटिंग अच्छी है तो उसको अच्छा रेट देंगे, उसकी थोड़ी कम अच्छी है तो कम अच्छा रेट देंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट कौन कौन से हो गए? जिस लोन में रेटिंग नहीं है, जैसे मान लिया सिंपल मैंने बात कर ली, कौन सा लोन? हाउसिंग लोन, ठीक है। और मैंने कौन सी बात कर ली? जो रेटिंग का लोन है। अपनी बुक में देखिए, अपनी बुक में इससे पहले कहीं रेटिंग दी हुई है बहुत सारी, देखिए तो जरा। एनक्लोजर। मैं पेज नंबर बताता हूं आपको। सर 267 पे है। 267, 267 पर भी है, 8 पर भी है, दिख रही ना? तो ये अगर कोई रेटिंग लेके आता है तो उसमें देखो रिस्क वेट दे रखे हैं, देखो 267 पे देखिए, रिस्क वेट मैपिंग फॉर लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑफ द चूजन डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी। अगर डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी ये दी हुई है सारी, केयर, क्रिसिल, इंडिया रेटिंग, इकरा, ब्रिकवर्क, समेरा, और ये इनके अकॉर्डिंग आपका लोन है, और अगर मान लिया आईएनडी ट्रिपल बी पर है, तो कितना परसेंट रिस्क वेट लगाएंगे बताइए जरा? 100%। 100%। टेबल में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब क्योंकि आप सीआईबी के बच्चे हैं तो थोड़ा सा जरा एनालाइजिंग उसमें रही है, देखिए एकदम से क्या बात करी जा रही है, ठीक है। नहीं सर, क्लियर आई हो गया? आई एन डी ट्रिपल ए। ट्रिपल बी, ट्रिपल बी। ये टेबल क्या दिया हुआ रहेगा वहां पे? देखो टेबल तो नहीं दिया होगा, लेकिन जो लोन होगा उसका रिस्क वेट दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि ओके इतना सर। रिस्क वेट हम लोग नहीं याद कर सकते, ठीक है। और अगर नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? सर रट 9% के ले जाएंगे। लेंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, नेगेटिव थोड़ी है मार्किंग है ना? तो लॉ अपने ऑफ कॉमन सेंस से एलिमिनेशन। करना पड़ेगा आपको वहां पे लॉ ऑफ कि भाई ये एलिमिनेशन। अच्छा रेटिंग ऊपर वाला कौन सा है, थोड़ा इनका नेम देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे समेरा में ट्रिपल बी है, वैसे आमतौर पर ये रेटिंग सबकी सेम सी है, केवल नेम बदला हुआ है उसमें, है ना? सबसे ऊपर ट्रिपल ए है, यस। फिर क्या है, बी डबल ए है, है, डबल ए। फिर डबल ए, ए फिर है, ए है।
फिर ट्रिपल बी ट्रिपल इस बी तरह है, से है। ट्रिपल तो वो डबल बी, देखिए हाँ कि बी है जिसका टॉप रेटिंग है तो उसका स्टैंडर्डाइज अप्रोच में रिस्क वेट कितना है, 20%। 20%। 20%। 20%। ठीक है। अब अगर रेटिंग है तो समझ में आ गया, लेकिन रेटिंग नहीं है तो, रेटिंग नहीं है तो तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये है। अच्छा, ये जो टेबल 2 है 268 पे भी देखिए जरा। वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए। हाँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए है और पहली वाली लॉन्ग टर्म के लिए। लॉकडाउन। ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है एलिजिबल फाइनेंशियल कोलेटरल, बुक में देखिए जरा 268 पेज पे। तो एलिजिबल फाइनेंशियल कोलेटरल में आमतौर पर वही है, देखिए पहला क्या है, कैश है, फिर उसके बाद क्या है, गोल्ड, फिर क्या सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल की, किसान विकास पत्र है, एनएससी है, लाइफ इंश्योरेंस है, और उसके बाद आता है डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी जब भी होगी तो रेटिंग का मामला आ जाएगा। दिख रहा है आपको, रेटिंग दिख रही है, बात कर रखी है उसने, है ना। यस सर। और जी। उसके बाद डेट सिक्योरिटी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच बैंक शुड बी। तो दो तरह की कैटेगराइजेशन उसने किया हुआ है। उसके बाद यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड भी है, देखो अगला। उसके बाद रीसिक्योरिटाइजेशन और तो ये जो कोलेटरल लेते हैं उनमें भी अगर रेटिंग है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उस लोन के रिस्क वेट को उसी तरह डिफाइन करते हैं। और जब भी हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेते हैं तो हमारा हेयर कट वाला मामला आता है। ठीक है, हेयर कट के अकॉर्डिंग हम लोग रिस्क वेट फिर डिफाइन करते हैं। क्लियर हो रही बात। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला पॉइंट क्या है, तो यहां इसने बोला कि स्टैंडर्ड एसेट होगा तो हम रेटिंग वाले के लिए अलग करेंगे और नॉन रेटिंग वाले के लिए अलग करेंगे। फिर अगला लोन आया कि आपका बहुत बढ़िया लोन था लेकिन आज एनपीए हो गया। अगर वो एनपीए होगा तो एनपीए होने की कंडीशन में रिस्क वेट अलग हो जाते हैं। किसी को याद है, ये मैंने डिस्कस किया था ये पिछली एक आध क्लास में, एनपीए वाला। ये सामने स्क्रीन पे है आपके, देखिए दिख रहा। ऑल एनपीए सिक्योर्ड बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जितने एनपीए आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से सिक्योर्ड हैं तो उस पर कैटेगराइजेशन जो होगा रिस्क वेट का कैसे होगा, ये दिख रहा है ना। यस सर। अब उसमें पहला क्या है, जिसमें प्रोविजन कितना है, 20% से कम। दूसरे में 20% और मोर है, और तीसरे में क्या है, मतलब 20% 50% से लेके 50% तक, और तीसरे में 50 से ऊपर है। तो इनकी प्रोविजनिंग, तो उस दिन भी मैंने बताया था, इस पर प्रोविजनिंग कितना करें, रिस्क वेट कितना लगाएंगे आप, फिफ्टी परसेंट, और इसमें कितना लगाएंगे 100, और इसमें कितना लगाएंगे 150। 150। तो आपको कोई लोन दिया होगा, उसमें कहेगा उसका प्रोविजन इतना है, अब रिस्क वेट बताइए, तो ये वाली चार्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन ये याद रखनी पड़ेगी, अगर आप सोच रहे हैं ये भी दिया होगा तो नहीं दिया होगा, क्योंकि एनपीए का मामला है ना, मतलब बहुत छोटी चीज है। ठीक। अच्छा, और आप देखिए एनपीए फुल्ली सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जहां पर प्रोविजन कितना है 15, और प्रोविजन ऑफ 15% और मोर। दूसरे में बोला हुआ है एनपीएज नॉट कवर्ड अबव। नॉट कवर्ड का मतलब समझे, ये तीन कैटेगरी, ये कैटेगरी कौन सी है, ये है, कौन सी है, किसी भी क्लास में प्रकार का कोई। इन्वॉल्व होइए, पढ़ने बैठिए। ये ऊपर वाले 3 एनपीए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के हैं, हम्म। ये वाला लैंड बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी का है, और ये 3 किसके हैं, जो ऊपर इसको कवर नहीं है। नहीं। यानी
ऐसा हो सकता है स्टॉक के अगेंस्ट भी लोन दिया हो आपने और वो अकाउंट एनपीए हो जाए। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन तो तीनों सेम है। देखो 20%, 20 से 50, 50 से ज्यादा। केवल इस वाले में एक ही दिया हुआ है जहां पर 15% और उससे ज्यादा का प्रोविजन है, 15। 15%। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात आ रही है एनपी अकाउंट की। और यस सर। ये जो ऊपर वाले आ रहे हैं, यहां से देखिएगा जरा, ये कौन से अकाउंट है? स्टैंडर्ड। 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 स्टैंडर्ड में ये सारे दिए हुए हैं। कौन से सारे दिए हुए हैं? कि आपका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो रिस्क वेट कितना है? 0। सर सेंट्रल अगर इस गवर्नमेंट, सर सेंट्रल है, गवर्नमेंट का अगर गारंटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब तो हाँ, एनपीए प्रोविजनिंग नहीं होता शायद। एनपीए प्रोविजनिंग नहीं होता एनपीए कैटेगोराइजेशन। तो एनपीए कहाँ है? कौन सा अकाउंट लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड में। ये तो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड अकाउंट है इन कंडीशन का। तो हाँ उसने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई, डीआईसीजीसी या सीजीटीएफसी करेगा तो रिस्क वेट कितना है? 0, 0। और जब तक अगर, रिवोक ना करे। हाँ वो तो एक अलग कंडीशन हो गई। जब तक है, आज की तारीख में है तो आज का तारीख के बोलिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का लोन दिया हुआ है तो उसके लिए कितना परसेंट रिस्क वेट रखा उसने? सर नॉर्मल जितना होता है। 20? नहीं, नॉर्मल नहीं, 20। 20%। फॉरेन सोवरेन वाला मामला है तो कितना रिस्क वेट है? 0 है सर। 0। ठीक है, तो ये एक्सपोजर वर्ड का मतलब ये है कि एक्सपोजर का मतलब कहाँ पे हमने अपना पैसा फंसा रखा है। तो उसने बोला अनरेटेड बट रीस्ट्रक्चर रेशिड्यूल, स्टाफ मेंबर के exposure for purpose of acquiring residential property that is or will be occupied borrower in the rented or secured mortgage। इसके लिए बिल्कुल सेपरेट है। कौन सा वाला है? रेसिडेंशियल वाला। आपको एक बार बताया था मैंने कि 35% और 50%। 30 लाख तक कितना है? 35। 35 है। और इसमें एलटीवी कितना है? 80%। 80%। 80 लाख। 90%। इसमें एलटीवी कितना है? 80। 80%। लेकिन ये कौन सा लोन है? रेसिडेंशियल सॉरी, प्रॉपर्टी, हाउस बिल्डिंग। रेजिडेंशियल तो है 30 लाख से ऊपर का। अपर वाला। तो अपर वाला लोन है, बड़ा लोन है, तो उसमें रिस्क वेट बढ़ा दिया उसने। और बड़े लोन में मार्जिन 80% से कम नहीं करते हैं आप। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। यहां इसने बोला रिस्क वेट ऑन एक्सपोजर कवर्ड अंडर एलिजिबल गारंटी। यानी कोई लोन आपका गारंटी से कवर है तो उस पे रिस्क वेट क्या होगा। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि जो भी ये हमारा कल डिस्कस हुआ था कि जो रिस्क वेट होगा उसमें फॉरेन करेंसी का मामला देखना है। अगर फॉरेन करेंसी का मामला है तो आप उसे 92% लेंगे, जितने का गारंटी दिया हुआ है उसने उसका 92% करेंगे। ये कल हमने डिस्कस किया था, किसी यस को सर। याद है? यस सर। यस सर। 8% उसमें। अब ये आया हमारा फोर्थ नंबर। ये कौन सा वाला है? फोर्थ नंबर। ऐसे सीआईबी हो नहीं पाएगा। है, हो जाएगा ऐसे सीआईबी? बच्चों को बताइए भाई। चलो, तो ये मैंने आपका माइक बंद कर दिया। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिटरमाइनिंग आरडब्ल्यूए फॉर द एक्सपोजर। तब अब यहाँ पर आरडब्ल्यूए कैसे निकलता है?
उसने बोला रिस्क वेट ऑन एन एक्सपोजर ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट रिस्क वुड इक्वल एडजस्टेड एक्सपोजर टोटल नेट एक्सपोजर अलाउेबल रिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ अवेलेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय रिस्क वेट। तो इतनी लाइन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल क्या करना है आपने, यहाँ पे एग्जांपल बना रखा कि 100 का लोन है, उसमें से 60 का सिक्योरिटी है, उसको माइनस किया, 40 आया, इनटू वो जिस कैटेगरी का लोन है उतना रिस्क वेट। सपोज कीजिए 50% कैटेगरी का है, तो जो निकल के आया वो क्या निकलेगा, RWA। ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट आता है कंसोलिडेशन 5 नंबर पे। तो कंसोलिडेशन में देखिए, अगर आप इस लाइन को देख रहे हैं, 4 लाइनों को, तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। हमने सबसे पहले किसी को फंड बेस का किया, सपोज कीजिए 40 था, फिर हमने जो है टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस अंडर लिमिट सैंक्शन 40 किया और आउटस्टैंडिंग 30 है। ठीक है। टर्म लोन बैलेंस आउटस्टैंडिंग, यहां पर हमने 10 लाख लिख दिया। फिर अनड्रॉन आ गया। ये सब किया है हमने एक्सरसाइज, याद आ रही है कुछ? माइक आपका बंद किया। सो ये सब हमने कर लिया, पहला वाला जो पार्ट था। और उन सबको करने के बाद जो भी हमारा नेट आया उसको हमने ऐड कर लिया। यहाँ देखो नॉन फंड बेस का दिया हुआ है, नॉन फंड बेस में CCF लगाना है आपको। ठीक है। फिर डिपॉजिट अंडर लियन में रिस्क वेट कितना लगाना है, 0 लगाना है। फिर हमारा क्या है, फाइनेंशियल कोलेटरल, इसका नाम क्या था, हेयर कट। फिर हमारा गारंटी वाला आया था कि गारंटी में तो नहीं है। ठीक है। इफ इट इज गारंटीड बाय एनी अदर गारंटी रेटेड इतने बेटर। तो इस तरह करके वो सारी चीजों को जोड़ने के बाद हमारा जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं, मतलब कंसोलिडेशन ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है। और हमने इसमें एनक्लोजर 1 2 3 4 5 सारे देख लिए थे। गारंटी का भी हमने देख लिया था कल, कौन कौन एलिजिबल गारंटी वाले लोग होते हैं, क्या क्या करते हैं। इसमें से थ्योरी का पॉइंट बन सकता है कोई भी। एनक्लोजर 3 में हमने मैच्योरिटी मिसमैच की बात करी। एनक्लोजर 4 में कि हम कौन कौन सी गारंटी लिए हमने पीछे भी अभी देखा। ये जो हमने पेज नंबर इसमें देखा ना, पेज नंबर 268 में, पेज नंबर 268 में जो लिखा था उसका बिल्कुल रिपीट मार रखा है, यहाँ पे सेम रिपीट मार रखा, देखो सेम रिपीट है। एनक्लोजर 5 में एक्सपोजर का हेयर कट था, और एक्सपोजर का हेयर कट क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है। एनक्लोजर 6 में कोलेटरल के लिए हेयर कट का लिस्ट दिया। हालांकि ये दोनों जो 5 6 के हैं आपको याद नहीं करने, ऐसी उम्मीद है कि क्वेश्चन में वो देगा, लेकिन रिस्क वेट जो है आप लोग कोशिश करिएगा याद करने की। ठीक है। तो इस तरह से ये वाले टॉपिक का हमारा काफी कुछ कवर होता है। ठीक है। और ये जो ग्लॉसरी है, जितना आपने पढ़ा था उसमें कोई भी वर्ड अगर बीच में आया, जैसे बैंकिंग बुक की बात आ रही थी बार बार, तो बैंकिंग बुक में एसेट और लाइबिलिटी होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अकाउंट ऑफ रिलेशनशिप और स्टडी इनकम एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आर जनरली हेल्ड टिल मैच्योरिटी। यानी जो भी आपने एग्रीमेंट किया है वो पूरे समय तक उसमें चलता है। ये बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमने जब आप पीछे पढ़ा था तो उसमें से कहीं कहीं निकल गया, उनकी एक डेफिनेशन टाइप की दी है जिसको हमने वैसे समझा रखा है। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा 10 नंबर टॉपिक लगभग पूरा होता है। इसमें जो एक चीज रहती है वो है CCF और काउंटर साइक्लिकल बफर। पेज नंबर 250 खोलिए।
आज हम इसको पूरा करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलो, तो अब ये थोड़ा समराइज किया है, अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और 10 नंबर यूनिट आपको पूरा एक होल आइडिया देता है आपके क्रेडिट रिस्क का, बेसिक बेसल का। और एक चीज रह गई, उसको मैं उसको कवर कर रहा हूँ, उसका नाम है क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। नहीं, सीसीबी। सर सीसीएफ तो अगले दिन करा था ना? नहीं, सीसीबी, वो गलत बोल दिया मैंने। कैपिटल कंजर्वेशन बफर। बफर, हाँ। अच्छा, कौन सा पेज में है ये आ गया, ये ठीक है। और सीसीबी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो 2.5% मेंटेन करना है। और किस समय मेंटेन करना है? जिस समय आपका हेल्थ कैसा हो? गुड हो, गुड। नॉर्मल हो। ठीक है। नॉर्मल टाइम में आप क्या करेंगे, जब आप हेल्दी होते हैं तो आपको बोला जाता है वेट गेन करिए। ठीक है, ठीक है। और ट्रिपल सीबी कब होता है? अच्छे समय में, एट गुड टाइम। गुड टाइम। सर गुड। हाँ, सर ट्रिपल सी भी गुड टाइम में होता है जब बिल्कुल। जीडीपी गैप। हाँ, तो वो गुड टाइम तभी तो आएगा जो उन्होंने पैरामीटर दे रखे हैं। अभी मैं आता हूँ हाँ उस पे, सर, एक मिनट ओके वेट करिए। ठीक है, सीसीबी होता है नॉर्मल टाइम में। ठीक है, जब ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी तो ट्रिपल सीबी का यूज करेंगे। और ट्रिपल सीबी का यूज करके आपके किस चीज को बढ़ाएंगे? वो कैपिटल को, मतलब कैपिटल को कार बढ़ाएं। को। हाँ। ठीक है, गुड टाइम, नॉर्मल टाइम तो चल रहा था तो रिकॉर्डिंग। सीसीबी तो इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग इसके सर। सीधे चार्ट पे आता हूं मैं। रिकॉर्डिंग आ रहा है। चलिए, जरा इस चार्ट को समझने की कोशिश करिएगा एक बार। जो सीसीबी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट आप अपने काम के लिए यूज करेंगे? क्लियर है? क्या चीज है, देखो यहाँ पे, ये जो 5.5% है ये आपका क्या है? सीटी वन। सेट वन है। वन। इसमें 0.625 ऐड कर दिया उसने। अगर आप इस लेवल पे चल रहे हैं तो आपको अपना प्रॉफिट 100% क्या करना है? रिटेन करना है। बचा लेनी। मतलब खर्च नहीं करना है, एंजॉय नहीं करना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? नहीं यस और सर। सर। अगर आप सेट वन को 8 तक ले आते हैं तो आप सब लुटा दीजिए, बेसल को कोई शिकायत नहीं है आपसे। लॉजिक पकड़िए अच्छा, पहले, परसेंटेज तो याद हो जाएगा। ओके ओके, अभी समझे। क्योंकि सेट वन उसने कितना करने को बोला हुआ है? मिनिमम 5.5। 5.5% प्लस नहीं, मिनिमम। 5.5 है, लेकिन हाँ, सीसीबी भी शामिल कर रहा है ना उसे। ऐड कर दिया। हाँ। आपका 1 अक्टूबर से सीसीबी शामिल होगा, और सीसीबी इज द पार्ट ऑफ CET1। सेट वन। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। केवल ऊपर और नीचे समझिए, बीच का भी बताता हूं मैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया, सॉरी कंप्लीट यहां पर हो गया, यहां पर कंप्लीट से भी क्या हो गया? ज्यादा ज्यादा हो हो गया। गया। ज्यादा। मोर देन 8 है। तो अगर आपका मोर देन 8 है
तो कहता अपना प्रॉफिट पूरा लुटा दो। लुटाने का मतलब क्या कर दो? डिविडेंड। डिविडेंड वगैरह। डिविडेंड बांट लो, मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप इस ऊपर वाली कंडीशन में है तो उसने रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। इनिशियल स्टेज पर हैं आप, तो आप बिल्कुल भी यू मतलब 100% आपको क्या करना पड़ेगा? रिटेन Retain. करना Retain. पड़ेगा, अपने ही बिजनेस में लगाना है आपको। फिर 0.625 और बढ़ा दिया उसने, 0.625 और बढ़ा दिया, 0.625 और बढ़ा दिया। इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2.5 हो जाएगा। 2.5। समझ में आ गई बात? हाँ सर। 100 80 60 40 0। हम्म। जैसा कैपिटल कंजर्वेशन बफर का है वैसा ही CCC-B का भी है। देखते हैं आगे, इस टेबल को समझने की कोशिश करिए। ये टेबल CCB का ही है, और जो टेबल ये CCB का है इसमें कितने ईयर्स में बांट दिया उसने? 3 साल में बांट के। नहीं, 4 में। और ये वाला जो ईयर है अब फाइनली कौन सी डेट से चल रहा है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। अगर हम इस कंडीशन में हैं तो हम इसी कंडीशन में रहेंगे, हमें इनसे कोई स्पेशल रिलेशन नहीं रखना है। ये आज से 3 साल पहले रेलिवेंट था क्योंकि हम उस फेसेस में चल रहे थे। यहां पे हम कौन सी फेज में पहुंच गए? फाइनल। फाइनल। ठीक है, अगर आप इसको भी समझना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैं बता दूं। ये 5.5 से लेकर के 6.125 तक कितना गैप है? 6.625 का है। इसको 4 से डिवाइड करिए, कितना आता है? 0.15625। इतना आता है। आया? तो यस ये सर। वाला जो पीस है इधर ऐड हो गया, इधर ऐड हो गया, इधर ऐड हो गया, और इधर ऐड हुआ, तो ये कितना बन गया? 6.125। 1। फिर उसके बाद इस पीस में एक और ये ऐड हो गया, तो यहां पहुंच गया। अभी समझ में आया कुछ? यस सर। तो ये जो शुरू के 3 पार्ट है ऐसा बहुत रेलिवेंट नहीं रह गए अब। आज से 3 साल पहले जब हम पढ़ाते थे तो रेलिवेंट थे, क्योंकि वो कौन कौन से ईयर में। आज की डेट में तो ये लास्ट वाला कॉलम ही सफिशियंट है। ठीक। और अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बहुत ब्रीफ और अच्छा लेक्चर CCB और CCC-B का हमारे कोर्स में रखा हुआ बहुत अच्छा लेक्चर है, वो भी उसे समझिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो सिंगल मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो क्या बोलता है पहला वाला पॉइंट? लिवरेज रेशियो। कल से जो क्लास होगा उसमें हम ऑपरेशनल रिस्क को पढ़ेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तक पहुंचेंगे 2-3 दिन में। ठीक, चलो। सर एक बात पूछ सकते हैं? बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो जो वीडियो था CCC-B का, उसमें आप मैंने जो समझा वो है, वहां पर था कि एक सिस्टमेटिक डिफॉल्ट अगर होगा 3 ईयर में, क्रेडिट का भी ग्रोथ हो रहा था और NPA का भी ग्रोथ हो रहा था, और GDP गैप जब 15% तक जाता था तभी हाईएस्ट 2.5 दिया जाता था CCC-B का। इसलिए तो वो जब सिस्टमेटिक डिफॉल्ट होता था तभी CCC-B इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिस्टमेटिक डिफॉल्ट होता है तो
तभी ट्रिपल सी बी इम्प्लीमेंट होता है ना उस वीडियो नहीं, में उसमें जो मैंने। तीन चार केस हैं। अभी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है आपको? नहीं सर। नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है? नहीं सर, अभी नहीं। ट्रिपल सी भी। ये जो हाँ बात सर। कर रहे हैं अरविंद जी, वो इस बात को कर रहे हैं। तो अरविंद जी थोड़ा सा, अरिंदम जी थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ तक आने दीजिए और स्टूडेंट को, है? हाँ सर, हाँ सर। चलो, सर ये आपका रिवाइज होगा, आप परेशान मत होइए। सर ये सीसीबी इम्प्लीमेंट होने के बाद में जो कैपिटल एडिक्वेसी 9% रहेगा या 9.2 वो 11.5 रहेगा? 11.5 तो सीसीबी में हो जाएगा, लेकिन जब ट्रिपल सी बी आएगा ना, तो वो और 2.5 ऐड होगा। 11.5 से भी ज्यादा चला जाएगा। नहीं तो अब एज पर बेसल हमें कितना वो रखना चाहिए कैपिटल अब एडिक्वेसी वाला बताता हूँ। अभी बेसल ने या आरबीआई ने इंडिया में ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है। नहीं सीसीबी तो हो गया सर, सीसीबी तो हो गया सीसीबी ना, हो डबल गया है, सीबी वो तो 1 अक्टूबर से अब 2021 से हमें 11.5 करना है। 11.5 करना है। नहीं ठीक, बस हाँ यही। हाँ हाँ, सेट वन, मतलब वो पूरा, सॉरी, ओवरऑल सेट वन तो 8% करना है। ठीक है, चलो अब लिवरेज रेशियो में आइए जरा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा जरा। एन अंडरलाइंग कॉज of the global financial crisis was the build-up of excessive on and off balance sheet leverage in the banking system. In many cases, bank built up excessive leverage while apparently maintaining strong risk-based capital ratio. वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको बोला जाए कि भैया बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क बेस्ड कैपिटल रेशियो बनाओ, तो आप लिवरेज रेशियो को क्या कर देते हैं? एक्सेसिव। मतलब आपसे बोला जाता है कि आप अच्छा कैपिटल बनाओ, तो अच्छा कैपिटल बनाने का मतलब है आप अच्छा लिवरेज मेंटेन करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मोस्ट सीवियर पार्ट ऑफ द क्राइसिस द बैंकिंग सेक्टर वाज फोर्स्ड बाय द मार्केट टू रिड्यूस इट्स लिवरेज। अब देखो सुनो, जब आप क्राइसिस में आएंगे तो आपसे लिवरेज को क्या करने को बोलेगा? कम करने के, रिड्यूस करने को बोलेगा। ठीक है, काम करने के लिए। in a manner that amplified downward pressure on asset price। और वो कहेगा in a manner that amplified downward pressure on the asset price पर downward pressure डालता है उस पे। This deleveraging process, deleverage का मतलब leverage को कम करना, exacerbated the feedback loop between losses, falling bank capital and contraction in credit availability। अगर आप इस प्रोसेस में, डीलिवरेजिंग प्रोसेस में आते हैं, तो आपका जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक है, और आपका बैंक कैपिटल भी फॉल करता है। कोई मुझे ये बताएगा कि क्रेडिट के कॉन्ट्रैक्शन में बैंक कैपिटल कैसे कम होता है? बोलिए, आंसर करिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो लोन कम ही देंगे। हाँ, बेसिकली सर, अगर आप सर क्रेडिट अगर कम होगा तो आरडब्ल्यूए भी कम होगा, और आरडब्ल्यूए बिल्कुल क्यों कम होगा तो हमको कैपिटल कम रखना पड़ेगा, मेंटेन कम करना पड़ेगा। ठीक है, और कैपिटल मेंटेन कम करना पड़ेगा तो हम अपना कैपिटल को क्या करेंगे? डिविडेंड बांट देंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर आपका कैपिटल ज्यादा होगा तो क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है, और कैपिटल अगर फॉलिंग कर रहा है तो आपका क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देयरफॉर अंडर बेसल 3 ए सिंपल ट्रांसपेरेंट नॉन रिस्क बेस्ड लिवरेज रेशियो हैज बीन इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो ये यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो हम लोग बहुत बहुत अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे,
ज्यादा एक्सेसिव लिवरेज मेंटेन कर रहे थे, उसकी जगह बेसल थ्री में एक सिंपल कॉन्सेप्ट लाया जिसका नाम क्या रखा, लिवरेज रेशियो। और ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आउट ऑफ दीज विच इज नॉट रेलिवेंट विद द लिवरेज रेशियो। तो लिवरेज रेशियो से रिलेवेंट क्या है, कैसा कॉन्सेप्ट है ये, सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल है, कैसा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपेरेंट, नॉन रिस्क ट्रांसपेरेंट, हाँ, बेस्ड, कैसा कॉन्सेप्ट है, नॉन नॉन रिस्क रिस्क बेस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा RWA वाला कॉन्सेप्ट है वो लिवरेज में लागू नहीं होता, क्योंकि नॉन रिस्क बेस्ड बोल रहा हूं। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, बिल्कुल जस्ट ये मैंने एक दिन क्लास में और बताया था जब हम बेसल पढ़ रहे थे, किसी को याद है? यस सर। मैंने उस दिन बताया था, बताया क्या था, हमने पढ़ा था कि बेसल थ्री में क्या नया आया। तो उसमें लिवरेज रेशियो का नाम आया था, LCR का नाम आया था। कोई स्टूडेंट ढूंढ के बता सकता हो कौन से पेज पे बात कर रहे थे हम, जहां पे लिखा था व्हाट इज बेसल थ्री, व्हाट इज इन न्यू इन बेसल थ्री करके कुछ था ऐसा, या तो वो JIB की बुक में था शायद। हाँ ये मिल गया। 224 पे नीचे से थर्ड पैराग्राफ देखिए, मिला? नहीं मिला? 224 पेज पे नीचे से ऊपर को जाइए, थर्ड पैराग्राफ में, द लिवरेज रेशियो विल बी फेज्ड आउट नहीं, फेज्ड इन ग्रेजुअली द टेस्ट, जिसको बोलते हैं पैरेलल रन, बिगिन इन 2030 विल रन अंटिल 2070 with a view to migrating to pillar 1 treatment on January 18 based on a review and appropriation calibration the exposure measure of the leverage ratio was finalized by इतना। तो leverage ratio को इंट्रोड्यूस करने का उन्होंने सिस्टम बताया, ठीक। और क्या क्या चीजें हैं, सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, और कैसा है, नॉन नॉन रिस्क बेस्ड। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार करा दिया मैंने, ठीक है। द लिवरेज रेशियो इज कैलिब्रेटेड टू एक्ट as a credible supplementary measure to the risk-based capital requirement and is intended to achieve the following objective। यानी वो कह रहा है कि एक सिंपल मेथड दे रहे हैं आपको, सप्लीमेंट्री मेथड या मीजर दे रहे हैं जिससे आप अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को निकाल पाए। ये RWA वाला कैसा है, सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हमने 10 मिनट पहले कितने तरीके की RWA सुनी थी, अभी पीछे हम देख रहे थे ना, रिस्क को एडजस्ट करो, कोलेटरल को करो, NPA का देखो, और गवर्नमेंट को दे रखा है, गारंटी है या नहीं है, सब पढ़ रहे थे ना। लेकिन लिवरेज रेशियो में कुछ नहीं देखना है, सीधा जो अमाउंट है उस पर निकाल दो। अब इसने बोला उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्ट्रेन the buildup of leverage in the banking sector to avoid destabilizing deleveraging process which can damage the broader financial system and the economy। वही कह रहा है कि ये जो हमारा सिस्टम है इसको लाने से जो हम लोग बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहे हैं उससे हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कहीं कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, रीइंफोर्स द रिस्क बेस्ड रिक्वायरमेंट विद ए सिंपल नॉन रिस्क बेस्ड बैकस्टॉप मेजर। मतलब एक नया चीज लेके आना है,
अगला आता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना लिवरेज रेशियो मेंटेन करना है। तो यहाँ पे देखो लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो। कैपिटल मेजर्स कैपिटल मेजरमेंट मेजर एक्सपोजर मेजर्स। या इसमें जो है ये बीच लिवरेज रेशियो इक्वल टू कैपिटल मेजर अपॉन, ये मैंने इक्वल कर दिया है। कैपिटल मेजर का मतलब है सपोज कीजिए आपको 500 करोड़ चाहिए, एक्सपोजर मेजर आपका कितना है मान लिया 800, इनटू क्या करेंगे 100, उससे आप निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे एक्सपोजर मेजर लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर भी ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, क्या RWA। हाँ, सिंपल एक्सपोजर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बात यहां बोलता है। बेसेल कमेटी ने बोला कि आप मिनिमम टीयर 1 लिवरेज रेशियो कितना रखना है 3%। कब 2017 में, ठीक है। करेंटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट लिवरेज रेशियो मोर देन कितना 4.5। ठीक है। द फाइनल मिनिमम लिवरेज रेशियो विल बी स्टिपुलेटेड taking into consideration the final rules prescribed by the Basel Committee. In the meantime, RBI guideline will serve. तो जब तक बेसेल का नहीं आता तब तक RBI गाइडलाइन से आप काम चलाएंगे। और ये जो है 4.5%, तो मैंने इसमें बताया कि आप ये जो 4.5% निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे या इससे निकालेंगे? एक्सपोजर से सर। इससे निकालेंगे, इससे नहीं निकालेंगे, ठीक है। सिंपल मेजर, इसमें RWA का कोई रोल नहीं होगा सर ये मत रेशियो में। हाँ, ए क्या इंडिकेट कर रहा है? एसेट। अच्छा, और ये रिस्क बेस्ड एसेट, सिंपल एसेट। मान लीजिए आपका 500 करोड़ का लोन है, लेकिन ठीक जब है, इसने आपने समझा। RWA बनाया तो आपका इतना हो सकता है या समझा। इतना भी हो सकता है। RWA कम और ज्यादा दोनों होता है, हाँ वो तो रिस्क वेट से डिपेंड रिस्क करता वेट पे डिफाइन करेगा ना। तो लिवरेज रेशियो के बारे में इतना ही हमें पढ़ना है। अब आ गया हमारा काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक और नया सिस्टम ला दिया। क्या ला दिया? मे वेरी फ्रॉम 0 टू कितना 2.5%। ये ध्यान रखना, ये CCB से अलग है, एक और एडिशनल। और इसमें भी कौन सी कैपिटल बढ़वा रहा है आपसे? टीयर CT1। सेट 1, ये भी सेट 1 का पार्ट होगा। और कैसे कैसे होगा यहां देखिए, अभी जो बात कर रहे थे वो ये है, CCB decision would normally be pre-announced with a lead time of 4 quarters. However, depending on the CCB indicator, the banks may be advised to build up requisite buffer in the shorter span of time. यहाँ ये कह रहा है कि ये 4 क्वार्टरों में कहेगा आपसे कि थोड़ा आप करो, थोड़ा अगले क्वार्टर में, थोड़ा अगले क्वार्टर में, ऐसे करके मेंटेन करना, ठीक है। और उसको कैसे मेंटेन करना, इस यहाँ थोड़ा सा ये एक ऐसा कह सकते हैं कि आपको ब्रॉड माइंड की जरूरत है। पहला क्या बोलता है? क्रेडिट टू GDP गैप। देखना ध्यान से, इसको बोलेंगे क्रेडिट आपने क्रिएट किया 40,000 करोड़ का और GDP आपका है 80,000 करोड़, सॉरी 20,000 करोड़। सर ये CSO का डाटा है? किसका CSO? नहीं, ये तो मैं ऐसे एजम्पशन कर रहा हूँ ना ना, मैं वो नहीं बोल रहा। ये जो डेटा तो माने CSO GDP का, हाँ
जीडीपी का जीडीपी और डेटा सीडीपी गैप। सीएसओ देगा, क्रेडिट का डेटा आरबीआई देगा। ओके ओके ठीक है। ठीक है। दिस गैप शैल बी द मेन इंडिकेटर ऑफ सीसीबी फ्रेमवर्क। इस लाइन से क्या समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सा इस ये गैप है। से, इस हाँ, गैप से कि ही अगर ट्रिपल सीबी के बारे में आप सोचेंगे तो इस इंडिकेटर से आरबीआई डिसाइड करेगा। However, it shall not be only reference point and shall be used in conjunction with the GNPA growth। इसका मतलब यह है कि आपको केवल यही गैप नहीं देखना है। GNPA, GNP क्या हुआ? ग्रॉस ग्रॉस एनपीए। एनपीए ग्रोथ। पता लगा आप खूब लोन बांट रहे हैं लेकिन वो एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया shall also look at another supplementary indicator for CCB decision such as incremental CD ratio for moving period of 3 years। पिछले 3 सालों में कितना CD रेशियो आपका मूव कर रहा है, along with its correlation with the credit to gap and GNP growth। अब देखो कितनी टर्मिनोलॉजी आ गई बताओ, इसमें 3 आई। कौन कौन सी आई? क्रेडिट टू क्रेडिट टू जीडीपी गैप, जीडीपी, जीएनपीए जीएनपीए ग्रोथ और सीडी रेशियो। और सीडी रेशियो ना। यूट्यूब पे वीडियो नहीं चल रहा है क्या? आ गया। हाँ, जो यूट्यूब में है और जो अभी जूम पर है, आपको ऐसा लग रहा होगा कहाँ हमने पंगा ले लिया ना सीआईबी के साथ। हाँ सर, लग रहा है ना? एकदम। लेकिन फिर भी लोग पास होते हैं ना। वो भगवान होते हैं। है? अब तो लगता है जो सीआईबी पास करते हैं वो भगवान होते हैं। नहीं, वो आप ही में से होते हैं। देखो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ वर्ड पढ़ रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि जरूरी नहीं कि सब कुछ याद रहेगा, लेकिन अगर ट्रिपल सीबी से क्वेश्चन आएगा तो जिस तरह हम पढ़ रहे हैं हम उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे और अच्छा ट्राई करेंगे उन लोगों से जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। सीसीबी से पिछली बार 5-6 क्वेश्चन आया था। देखो अब बताओ, सीसीबी से पिछले बार 5-6 क्वेश्चन आया था। अब जिसने पढ़ा ही नहीं होगा तो उसे तो पता ही नहीं कहां से आया था। अब जिसने थोड़ा बहुत नाम सुना होगा वही तो बता पाएगा कि हाँ कुछ आया था ऐसा। सर हमारा तो बोर्ड एग्जाम की तरह जो पिछली बार आता है वो इस बार नहीं आता है, ऐसा कुछ चक्कर यहाँ पर है? होता है, ऐसा होता है। मतलब कुछ चीजें जैसे पिछली बार नहीं थी तो इस बार आ जाती हैं। ठीक है। ओके। ठीक। तो मैं अभी ये बात इसलिए कर रहा था कि ये जो ट्रिपल सीबी है इसके लिए 3 इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। कौन कौन सी यूज हो रही है? रेड कलर से करता हूं मैं जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे। क्रेडिट टू जीडीपी गैप, एक तो क्रेडिट टू जीडीपी, दूसरा हमारा जीएनपीए ग्रॉस ग्रोथ एनपीए की ग्रोथ, तीसरा और हमारा सीडी रेशियो। ठीक है। और इन तीनों का क्या निकालता है वो, मतलब जब सीडी रेशियो निकालता है तो इन दोनों का क्या निकालना है? कोरिलेशन। आपका जो एबीएम पेपर है उसमें जो है जीएनपीए के सॉरी इसके कोरिलेशन के बारे में बता रखा है। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे भी। ठीक है। वो कहता है इन 3 इंडिकेटर्स पर आरबीआई स्टडी करता है, तभी
वो सीसीबी को इम्प्लीमेंट करने की सोचता है। करेक्ट, समझ में आया कुछ? हाँ सर। आगे बोलता है इंडस्ट्री आउटलुक असेसमेंट इंडेक्स ये along क्या with होता the है? correlation with GNP and interest coverage ratio, एक और नाम आ गया, along with the correlation with credit to GDP gap. While taking the final decision on CCB, the RBI of India may use its discretion to use all or some of the indicator. अब क्वेश्चन आएगा कि क्या ये कंपलसरी है कि सारे इंडिकेटर यूज करना या नहीं? आप क्या आंसर करोगे? नहीं, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी, इस लाइन से समझ में आया? ये बोलता ऑल कंपलसरी और नहीं है, सम। ऑल और सम। सम ठीक है, हाँ। सर, द वो सीसीबी फ्रेमवर्क, हाँ, इंडस्ट्री आउटलुक असेसमेंट इंडेक्स वो क्या होता हाँ, है? ये इंडस्ट्री का जो मैगजीन्स होता है ना, इनका जो रिसर्च, फिक्की है आपका, एक और है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करके है, सीसीआई। तो ये लोग अपना जो रिसर्च से निकालते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमारा डीए का इंडेक्स होता है, इसी तरह इंडस्ट्रियों का अपना एक असेसमेंट इंडेक्स है। ठीक। अच्छा अच्छा। द सीसीबी फ्रेमवर्क shall have two threshold, lower and upper, अपर। with respect to credit to GDP gap. अब क्रेडिट टू जीडीपी गैप समझिएगा, 4 पैरामीटर में से सिर्फ एक पैरामीटर की बात कर रहा है, और जब उसकी स्टडी करता है तो वो लोअर अपर दोनों पे बात करता है। क्या बात करता है? द लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ द क्रेडिट जीडीपी गैप विल बी सेट एट कितने परसेंट? 3%। ठीक है, provided its relationship between with GNPA remains significant, the buffer activation decision will also depend upon the other supplementary indicator as pressed. तो लोअर लिमिट क्या होगी इसकी? 3%। 3%। अपर थ्रेशोल्ड शैल बी 15। मैक्सिमम कैप्ड कितना? 15। 15। तो अगर क्रेडिट टू जीडीपी गैप 3% से 15% तक है, तभी वो इसके बारे में सोचेगा, नहीं तो नहीं सोचेगा। ठीक हो गया रिकॉर्डिंग पॉइंट? सर। क्लियर हो गया? हाँ। अगला पॉइंट, इन बिटवीन 3 and 15% द सीसीबी सेल इंक्रीज ग्रेजुअली, कहाँ? 0 से 2.5 of the bank, but the rate of increase would different based on level position of credit GDP gap between 3 to 15। तो इस सी पॉइंट से क्या हमें समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि अगर आरबीआई को ट्रिपल सी बी इम्प्लीमेंट करना है तो क्रेडिट टू जीडीपी गैप कितना होना चाहिए? 3 to 15%। 3 to 15% होना चाहिए। और 3 to 15% में जिस तरह का स्पीड चलेगा, उसी तरह वो 0 to 2.5 अपना स्पीड रखेगा आरबीआई। ठीक, लेकिन इनके साथ जो अदर पैरामीटर हैं उसको भी ध्यान में रखेगा। और अगर आपका बिलो 3% है तो विल नॉट एनी सीसीबी। ठीक है, हाँ सर, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि अगर बैंक का हेल्थ अच्छा है तब तब ट्रिपल सी भी क्यों अप्लाई करें, इसलिए तो मैं बोल रहा था। नहीं, ये जो गैप है अगर वो 3% से कम है तो वो मना कर रहा है, वो कह रहा है कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है। अच्छा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने मतलब बहुत ही गहरा क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने पे मजबूर कर दिया। सपोज कीजिए मैं 10,000 रुपये का लोन देता हूँ, बैंक हूं मैं,
तो उससे मैं कितना प्रोडक्शन करता हूँ? 10,000 का, ठीक है, हाँ या 20,000 का, या 40,000 का? बोलिए। 10,000 के क्रेडिट से मोर देन 10,000 सर। कितना? सर कोई भी हो कोई भी हो 10,000 सकता है, से हाँ ठीक है। अगर मैं इन दोनों में फर्स्ट कंडीशन लेता हूं तो मेरा गैप क्या है? लेस है 0 या 0 है। अगर मैं यहां पर आता हूं तो मेरा गैप मान लिया 3% है। अगर मैं यहां पे आता हूं तो मेरा गैप कितना है? 15% है। अब आप बताइए कि कौन सा कंडीशन में हेल्थ अच्छा है? 15%। तो 15% में हेल्थ अच्छा है तो मैं ट्रिपल सीबी कितना इंप्लीमेंट करूंगा? 2.5। आपको ठीक आपकी है, बात का आंसर मिला? हाँ सर। मेरा कहने का मतलब है कि ये गैप कम होने का मतलब अच्छा काम नहीं हो रहा है। ओ अच्छा अच्छा, मैंने मतलब ठीक तरह से आपका समझा पैसा नहीं था। रुक गया है, आपका पैसा स्पीड से नहीं जा रहा, यूज नहीं हो रहा। आपने जिसको ठीक, दिया बस वो लेके बैठ गया, एनपी हो गया उसने वो। उतना प्रोडक्शन नहीं, नहीं एमपी नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं हो रहा था। उसने हाँ उतना ही प्रोडक्शन किया। लेकिन जिन लोगों ने मेरा जीडीपी वाला लेक्चर देखा है या देखेंगे, हम्म उन्हें हम्म, ये बात उस दिन समझ में आएगी जो अभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, हाँ सर समझ गया। ठीक है। तो ये जो है, ये कंडीशन अच्छा नहीं है, पहला वाला। और जब आपका कंडीशन अच्छा नहीं है तो आरबीआई आप पर क्या इम्पोज नहीं करेगा? ट्रिपल सीबी। ट्रिपल सीबी। ट्रिपल सी भी हाँ। और जब वो देखेगा कि बहुत स्पीड चल रहा है, 10,000 मैंने किसी को दिया, उससे 40,000 का जीडीपी बना, ठीक सर, एकदम समझ गया। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल अच्छा, था। हाँ, अब ये देखिए कि यहाँ पर जो टेबल हमने सीसीबी के लिए पढ़ा वही टेबल ट्रिपल सीबी के लिए भी है, सेम वही टेबल, 100%, 80, 60, 40 और 0। अब यहाँ पे दिया हुआ है 10.5। क्यों दिया हुआ 10.5? देखो, आपका सेट वन कितना है? 5.5 5.5। सीसीबी कितना है? प्लस सीसीबी 2.5 2.5 2.5 प्लस ट्रिपल प्लस सी बी 2.5 2.5, ठीक है। ऐड करिए कितना होता है? 10.5। 10.5 10.5। अगर आप इससे ज्यादा पर हैं तो आपको कोई भी प्रॉफिट रखने का कंपल्सन नहीं है। ठीक है सर। और यही, ये जो 2.5% है इसका 4 पार्ट है ये देखिए इधर, ठीक है। हाँ सर। अब यही एग्जाम्पल, अभी सीसीबी कितना मेंटेन किया इसने? ट्रिपल सीबी 2.5 2.5 मैक्सिमम। अगर ये 1 करता तो किस में चेंज आता? CET1 में इसमें चेंज हो चेंज जाता। आता। हाँ देखो, ये पार्ट है आपका सेट वन का, ये वाला। ये पार्ट किसका है? सीसीबी का। और ये वाला पार्ट किसका है? ट्रिपल सीबी। ट्रिपल सीबी का। ये ट्रिपल सीबी का एग्जाम्पल किस में है? 2.5% में। अगर ये 2.5% कहता, ये आरबीआई कहता कि 1% रखना है, तो यहाँ पे 0.25 होता। 0.625 की जगह कितना यूज करते? 0.25 0.25। 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, ठीक है। हम्म, बात समझ आ रही है? तो हाँ ये टेबल भी दिया हुआ है इसने। यहाँ पर ट्रिपल सीबी कितना रखा हुआ है? 2.5। रखा हुआ है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा टेबल गलत बना दिया उन्होंने, लग रहा है मेरे को।
अपना पेज नंबर 250 पे आइए। आए? ये जो ये लिखा हुआ है ना, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना होना था? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये 1 का 4th पार्ट कितना हो? 0.25 ना। और 0.25 ये यहां से यहां तक मेंटेन होना था, यहां से यहां तक। तो 0.25 का 1/4 इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है। और यहाँ पे 9 क्यों है? क्योंकि 5.5 तो आपका सेट 1, ठीक है। और 2.5 सीसीवी और 1 ये 1 ये 8 + 1 9। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये ऑल अबाउट था हमारा किसके बारे में? सीसीबी, ट्रिपल सीबी। तो इस तरह से हमारी तरफ से ये वाला चैप्टर का बेसिक और क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट कंप्लीट सा होता है। सर आज ठीक है। क्लास का शुरू में क्या हुआ? आज हाँ आज क्लास में यही हमने जो कल का पढ़ा रहे थे ना, उसको थोड़ा समराइज किया था। नहीं, म्यूचुअल फंड अच्छा, स्टार्ट किए थे? वो रिटेल के लिए था, ओह अच्छा, म्यूचुअल फंड। ठीक है। ठीक कल है, हम जो है क्रेडिट रिस्क का थ्योरी पढ़ेंगे यूनिट नंबर 12 में। ठीक है। 8:30 बजे ना? 9:30। 9:30 ठीक है। रात हाँ 9:30? हाँ हाँ, आज भी तो 9:30 था। ठीक है सर। वो 8:30 बजे जो है जेआईबी का क्लास है। जेआईबी का सर क्लास जो म्यूचुअल फंड वाला है उसके लिए रहेगा, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। हाँ ठीक सर, है। उसका लिंक भी दे दीजिएगा। हाँ, वो कर दिया था, आज भी दिया था, कल भी देंगे। और ठीक है रिटेल सर। में पता है आपको ये टॉपिक है म्यूचुअल फंड आपके हाँ उसमें? सर, इसलिए तो बोल रहा था। हाँ, एक है उसमें। ठीक है। आप लोगों के लिए बड़ी तपस्या वाला काम हो गया ना, कहाँ फंस गए हैं। हाँ नहीं देखो, ऐसा है, आप पढ़ते जाइए, कहीं ना कहीं